ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस यानी बायो में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज अमीबा इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। जो अमीबा होता है उसकी जो बॉडी होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, किसके? एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। इसलिए ये जो भी जैसे कि ऑक्सीजन है और जो भी फूड पार्टिकल्स हैं ये डायरेक्टली लेते हैं। कैसे लेते हैं? थ्रू द डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस। क्योंकि जो बॉडी सरफेस के द्वारा ये फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं थ्रू द डिफ्यूजन के थ्रू। देखिए ये जैसे है, ये देख लीजिए, ये अमीबा की बॉडी है, ये बॉडी सरफेस है इसकी, ठीक है। तो कोई भी फूड पार्टिकल्स होता है या ऑक्सीजन होता है ये इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, बॉडी सरफेस में आता है, ठीक है। ये बॉडी सरफेस से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये तो हो गया लोअर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से होता है, डिफ्यूजन के द्वारा लोअर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। बट ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स में। पहले हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ट्रांसपोर्टेशन of oxygen, nutrients, hormones and other substances to body cell. CO2 is removed from cells by extracellular fluid. The flow of extracellular fluid in the body cell is called circulation, and the organs associated with the circulation constitute the transport or circulation system. इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ह्यूमन बीइंग्स में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है टू द बॉडी सेल्स के और ट्रांसपोर्टेशन होता है। और देखिए जैसे कि देखिए हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ पर आती है? ऑक्सीजन हमारे ये लंग्स पर आती है, ऑक्सीजन है ना, लंग्स में आती है। और लंग्स से जो है वो कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है, ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑक्सीजन है, मिनरल्स हैं एंड अदर हार्मोन्स हैं, ये जो है बॉडी सेल्स में क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी तरह से देखिए जैसे कि हम लोग फूड लेते हैं, है ना, फूड लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो फूड का जब डाइजेशन होता है तो वो किस पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहां पर होल डाइजेशन होता है। लेकिन क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर फूड रुक जाता? नहीं, वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और इसी तरह से एक्सक्रीशन में क्या होता है? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी पूरी बॉडी से जो है वो फ्लूइड की फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से ट्रांसपोर्ट होकर के रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं या सर्कुलेशन कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स एसोसिएट होते हैं वो एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होकर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ, देखिए किससे किससे मिलकर बनता है? कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड और लिम्फ के बारे में एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आते हैं जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ये सब ब्लड वेसल्स में आते हैं जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए लाती हैं, फिर प्यूरिफाइड करके पूरी होल बॉडी में जो है वो सेंड करती है। एंड सेंट्रल पंपिंग के लिए कौन सा ऑर्गन्स होता है? हार्ट होता है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी मीडियम यानी कि ब्लड के बारे में। सर्कुलेटरी मीडियम में सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ब्लड जो होता है वो रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि
हीमोग्लोबिन इन इट्स सेल्स। देखिए ब्लड जो होता है रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है उसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। इसकी सेल्स में रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके लिए हमारा ब्लड जो है वो जो ब्लड हमारा होता है वो रेड कलर का होता है। देखिए ब्लड का फर्स्ट पार्ट, ब्लड जो होता है कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इन सब से मिल करके ब्लड बनता है। तो पहले हम लोग जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। व्हाट इज प्लाज्मा? द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड दिस इज कलरलेस लिक्विड part which is consists of 90% water, protein, hormones and some waste products. Okay, and plasma carries all these dissolved substances from one part to another part in the body. देखिए प्लाज्मा क्या होता है? ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और ये कैसा होता है? कलरलेस मतलब कि रंगीन पार्ट होता है जो कि इनसे मिलकर के बनता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जैसे 90% वाटर, प्रोटीन एंड हार्मोन्स और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, इनसे मिल करके प्लाज्मा बनता है। एंड प्लाज्मा जो है वो कैरीज करता है, क्या कैरीज करता है? जो भी डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं उनको एक भाग से दूसरे भाग तक, बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाता है। यानी बॉडी के जो दूसरे पार्ट होते हैं, एक भाग से दूसरे भाग में जो डिसॉल्व सब्सटेंस, जो धुली सब्सटेंस होते हैं उनको एक भाग से दूसरे भाग तक प्लाज्मा जो है वो ले जाता है। ओके चिल्ड्रन, आई विल डिस्क्राइब नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय चिल्ड्रन। Good morning, student of class 10. Today we will discuss about the chapter coordinate geometry. In coordinate geometry, firstly we see here distance between two parties or distance formula. Distance between two parties or distance formula में let us assume that there are two parties A and B, and point A, coordinates of point A are x1 and y1, coordinates of point B are x2 and y2. Then we will use the formula D equal to under root x2 minus x1 plus y plus y2 minus y1 plus y. This is a distance formula. By this formula, by using this formula, we will find distance between two points. मान लीजिए दो पॉइंट ए और बी। ए पॉइंट जो है उसकी कोऑर्डिनेट है 6,6। जो बी पॉइंट है उसकी पॉइंट लेट कर रहा है 0, मीन्स एक पॉइंट 6,6 है और दूसरा पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो यहां पर हम लिख लेंगे x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा d इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। x2 वैल्यू है 0, x1 की वैल्यू 6, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू 0 है और y1 की 6 है, 0 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 6, 20 पर 2 हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36 अंडर 36 प्लस 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36 अंडर 36 इंटू 2, 36 का रूट निकालेंगे तो आएगा 6 रूट 2। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। वैल्यू पुट कर देंगे 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 का स्क्वायर
36 प्लस 36 36 इंटू 2 6 रूट 2, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वालिटी। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, सो दैट the points one comma 7 4 comma 2 -1 comma -1 and -4 comma 4 are the vertices of the square. So that the points 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 are the vertices of the square. Square के vertices को पॉइंट करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर डायग्राम कर रहे हैं। A, B, C, D। A के पॉइंट हो जाएगा 1, 7, B हो जाएगा 4, 2, C हो जाएगा -1, -1 और D हो जाएगा हमारा -4, 4। ये भी सी हमारे स्क्वायर के पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस देखेंगे। ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये बचा x2 - x1 का स्क्वायर यानी 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 2 - 7 का स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 29। यानी ए बी की जो डिस्टेंस y आई है वो आई है अंडर 29। फोर माइनस 1 रहेगा हमारा, इसको 2 या 1 कर देंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 में 9 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। यानी डिस्टेंस हमारी ए बी के बीच की आ जाएगी 34। इसके बाद इसके निकाल डिस्टेंस बी सी निकालेंगे। बी सी डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर। अब हम इसको x1 x2 ले लेंगे, इसको y1 y2 ले लेंगे, हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 1 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट ये भी 34 आ जाएगा। इसका सीडी लेंगे हम, सीडी की वैल्यू क्या आएगी, सी ले लेंगे पॉइंट और डी ले लेंगे पॉइंट। सी के पॉइंट हमारे -1 -1, डी के पॉइंट -4 4, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब CD की बीच डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट x2 - 1 का स्क्वायर x2 - 1 का स्क्वायर -4 + 1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 4 1 5 5 का स्क्वायर हो गया 25 यानी ये हो गया अंडर रूट 25 और 9 हो गया 34 CD के बाद 34 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम डी ए देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन डी ए तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x1 y1 x2 y2 तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे 1 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 1 5 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 34 हो जाएगा। यानी हमें सारी साइड पर आ जाएगा ए बी बी सी सी डी डी सारी साइड पर है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी सारी साइड पर है मीन्स दिस इज ए स्क्वायर ए बी बी सी सी डी और डी सारी साइड पर मतलब हो गया ए स्क्वायर है। इस प्रकार से अगर हम डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल इक्वल आएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्वायर की साइड से। इस प्रकार से क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हमारा जो है इस बार के सिलेबस में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लिया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिया गया है और इंटरसेप्ट लिया गया है। आज हमने डिस्कस किया डिस्टेंस के लिए जितने क्वेश्चन हैं आप उसी फॉर्मूले से यूज करके बनाएंगे। इसी प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर पूछता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3 पॉइंट दिए होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम ए बी बी सी और सी ए तीनों इक्वल निकाल लेंगे। रेक्टेंगल पूछेगा रेक्टेंगल को दो साइड इक्वल कर देंगे डायगोनल इक्वल कर देंगे। स्क्वायर रेक्टेंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ भी पूछता है आप उसमें डिस्टेंस लगाइए और डिस्टेंस के साथ काम आज के इतना ही टुडे इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट we will discuss electromagnetic reaction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हमारा किया था माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया पहले जैसे ऑब्जेक्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर किसी करंट कंडक्टर के पास हम कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो जो मैग्नेटिक कंपास होती है एडी होती है उसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें दिखाया गया था कि करंट के दो मैक्सिमम पैदा होता है प्रोड्यूस मैक्सिमम ड्यू टू करंट। अब यहाँ पे हम किसी कॉइल में मैग्नेट को चेक करेंगे कि क्या कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई फील्ड पैदा हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमने यहाँ पे कॉइल रखी है और यहाँ पर मैग्नेट ले रखा है, इसका नॉर्थ पोल ये साउथ पोल ये। अभी मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है तो हमारी कॉइल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और कॉइल में यहाँ पे वायर बने हुए हैं। अब यहाँ पे वायर को दिया हुआ है हमने। अब हम मैग्नेट को जो है कॉइल को ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ से मोशन जो है कॉइल को आ रहा है। जैसे ही कॉइल का मोशन, जैसे ही मैग्नेट का मोशन कॉइल को होता है कॉइल में रिफ्लेक्शन पैदा होता है और इसमें करंट फ्लो आती है। करंट रिएक्शन हमारी इस साइड से इस साइड को एंटीक्लॉकवाइज होती है और जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होता है हमारे गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन जो होता है इस साइड को आता है, राइट साइड को रिफ्लेक्शन पैदा होता है। यानी जैसे ही मैग्नेट को मूवमेंट किया हमने इसमें एक रिफ्लेक्टिव मूवमेंट आ गया और इसमें एक मैग्नेटिज्म करंट के द्वारा मैग्नेटिज्म पैदा हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी हमने टच नहीं किया है, केवल मूवमेंट से इसमें जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जैसे ही इसको स्टेशनरी कर देते हैं, अब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है तो गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसके बाद जैसे ही हम कॉइल मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, इस डायरेक्शन में ले जाते हैं तो हमारी जो करंट रिएक्शन होती है यहाँ से यहाँ पर अपोज जाती है। यहाँ पे ऐसे करंट मूवमेंट कर रही थी और यहाँ पर ऐसे मूवमेंट कर रही थी, यानी गैल्वेनोमीटर जो हमारा इस साइड पर रिफ्लेक्शन करेगा। तो
ये और ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं। जैसे ही हमने लाइट का डायरेक्शन चेंज किया, करंट की डायरेक्शन में चेंज हो और गैल्वेनोमीटर का जो करंट उस साइड का था इसमें इस साइड को आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। यानी कि हमारी करंट जब मूव करेगी तो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन इधर आएगा और जब करंट मूव करेगी गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन उस साइड में आएगा। हमने क्या किया, मैग्नेटिक पोल को चेंज कर दिया, मैग्नेटिक पोल को एक्सचेंज कर दिया आपने, साउथ नॉर्थ से साउथ कर दिया, साउथ से नॉर्थ कर दिया। अब जैसे मूवमेंट किया आपने तो करंट डायरेक्शन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, क्लॉकवाइज में आ गई। यानी ऐसे जाती हमारी करंट फ्लो कर रही है तो गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन इस साइड को आ गया। यानी साउथ पोल का जब मूवमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्शन हमारी ये, और जब नॉर्थ पोल को हम मूवमेंट करा रहे हैं तो डायरेक्शन हमारी ये, यानी ये डायरेक्शन और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। इसके बाद हम मैग्नेट की तरफ दूर ले जाएंगे, फार पार्ट ले जाएंगे। कैसे दूर ले जाएंगे, करंट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी करंट की डायरेक्शन जो है जो इस साइड को थी वो अपोजिट साइड में जाएगी। अब गैल्वेनोमीटर दोबारा इस साइड और फिर से जब कोई मूवमेंट नहीं कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन की में इंडक्शन के द्वारा हम मैग्नेटिक कैसे पता करेंगे, करंट को कैसे पता करेंगे, ये हमारा माइकल फैराडे ने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। तो ये टॉपिक आपको तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है दो बार वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा और एक दो बार रीड कर लीजिए उसे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो एक टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तब तक के लिए आज के लिए डिस्कस करिए। थैंक यू स्टूडेंट आकाश। टुडे we will discuss about the chapter carbon and compound. Versatile nature of carbon. In versatile nature of carbon, firstly we see here catenation. What is catenation? The property of self combination of carbon atoms through strong and stable covalent bonds to form long straight chains or branches and rings of different lengths and sizes is called catenation. अनेक कार्बन का कार्बन से लिंक करके लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन या रिंग के फॉर्म में चेन बनाना कैटेनेशन कहलाता है। कैटेनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्फिगरेशन, यानी कार्बन के साथ कार्बन जुड़ रहा सेल्फ कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम थ्रू स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड। बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा सेल्फ कॉन्फिगरेशन हो रहा है इसका कार्बन का, टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। कैसी चेन होगी, स्ट्रेट चेन होगी या फिर ब्रांच चेन होगी। एंड रिंग्स of different length and sizes is called catenation. अब कैटेनेशन में हमने बताया रिंग कौन कौन सी रिंग होगी, एक तो स्ट्रेट होगी, एक ब्रांच होगी और एक रिंग होगी। रिंग चेन को हम क्लोज चेन बोलेंगे। अब इसी में हम देखेंगे स्ट्रेट चेन क्या है, ब्रांच चेन क्या है, रिंग चेन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट की बात है ब्रांच। ब्रांच चेन की बात हमारी हो जाएगी क्लोज चेन। तो हमारे पास है स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। स्ट्रेट चेन की बात करें तो कार्बन हमारा बिल्कुल सीधे लाइन में होगा, एक के बाद एक कार्बन जोड़ते जाइए और एक क्लोज चेन मिल जाएगी, तो वही स्ट्रेट चेन। और हमने फर्स्ट लेक्चर बताया था कार्बन वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड आएंगे।
3 4 5। इस प्रकार की चेन होगी, स्टेट चेन होगी। स्टेट चेन हमारी आपको सिलेबस में 10 का कार्बन को दिया गया। तो ये स्टेट चेन हमारी 3 की हो सकती है, 4 कार्बन की हो सकती है, 5 कार्बन की हो सकती है, और कार्बन की वैल्यू संख्या 4 होगी। इस सब तरह के हाइड्रोजन रेडियो यहाँ पे बैलेंसिंग को पूरा करने के लिए सभी जगह हाइड्रोजन को करेंगे। ब्रांच चेन में कार्बन की चेन हमारी जो है स्टेट से एक कार्बन ब्रांच में आ जाएगा। इस प्रकार की चेन को हम बोलेंगे ब्रांच चेन। स्टेट चेन में कोई भी कार्बन ब्रांच में आ जाएगा। इन स्टेट चेन एनिमल कार्बन लिंक एज ब्रांच। क्लोज चेन में हमारी क्या होगा, जो रिंग जो है स्टेट क्लोज हो जाएगा, और जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं सब जगह कार्बन होगा, ये सब जगह कार्बन है। अब इस कार्बन की वैल्यू 4 होगी तो 2 ऐसे निकाल दें। इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी। तो ये हमारी क्लोज चेन हो जाएगी। तो कैटेगरी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग कार्बन चेन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन टू फॉर्म ए लॉन्ग स्टेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन इज कॉल्ड कैटेशन। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कैटेशन? कैटेशन is defined as the self-linking of carbon to form a state chain, branch chain and closed chain. वाह, कैटेशन आपको समझ में आ गया होगा। कैटेशन के बाद सेकेंड हेडिंग है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी कार्बन में एक टेंडेंसी होती है कि कार्बन के साथ कार्बन का कार्बन के साथ जोड़ करके मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो उसके हिसाब से हमने इसको दो तरह कंपाउंड डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हुआ? सैचुरेटेड कंपाउंड when carbon linked to carbon by single bond then the compound are called saturated compound। यानी सैचुरेटेड कंपाउंड में हमारा सिंगल बॉन्ड है, जैसे C2H6। C2H6 हमारा सिंगल बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर देखिए अगर हम, यहाँ पर 2 कार्बन है। हमने कहा कि कार्बन की वैलेंसी हमारी कितनी 3 4, कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 है। तो इसको बैलेंस करने के हमारे यही बॉन्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, एक वैलेंसी यहाँ से शुरू हो रही है, बाकी है 3 में हाइड्रोजन कर देते हैं 3। तो ये सिंगल बॉन्डेड है, ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। जिन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हुआ उन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। सेकेंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होंगे? जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो सारे कंपाउंड हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। जैसे C2H4, इसका स्ट्रक्चर देखें तो C2H2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम एथीन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में हमारा आ जाएगा C2H2, इसको हम एथाइल बोलते हैं। और ये हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दोनों ही हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गए। तो ये 2 फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड हेडिंग है हमारी
पहले से में 2 टेट्रामेन है, दूसरे से में 4 टेट्रामेन है। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन की जो वैलेंसी है हमारे पास वो कितनी होगी, 4 होगी इस प्रकार। तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है और कार्बन जो है अन्य जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स से मिल करके लॉन्ग चेन बनाता है। अभी 4 वैलेंसी हमारी हाइड्रोजन से भी सेटिस्फाइड हो सकती हैं, क्लोरीन से भी हो सकती हैं, सल्फर से भी हो सकती हैं और ऑक्सीजन से भी मिल करके बॉन्ड बनाना। तो इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन में लास्ट आदमी 4 डालते हैं और वो 4 कोवेलेंट बनाता है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एलिमेंट के साथ, जिसमें कि हम लिख कर सकते हैं हाइड्रोजन को, क्लोरीन को, सल्फर को, ऑक्सीजन और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। ये है हमारी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नंबर 1, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन hydrocarbons which have single bond between the carbon atoms are called saturated hydrocarbon। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, वो सभी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा एल्केन। एल्केन एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे हम एल्केन की कार्बन की नंबरिंग बताएंगे कि किस प्रकार से